आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में सबसे कॉमन मैलिग्नेंसी है विमेन की। मोस्टली जो विमेन होती हैं 50 और 55 इयर्स के बियॉन्ड, उनमें ये कैंसर बहुत पाया जाता है। ये कैंसर 20s, 30s और 40s में भी होता है, लेकिन बेसिकली जो इंक्रीजिंग एज है औरतों की और फीमेल सेक्स होना, यही दो चीज़ें जो प्री डिस्पोज करती हैं इस कैंसर के लिए। WHO के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ईयर 2020 में ये पाया गया कि करीब 2.3 मिलियन वुमेन न्यूली डायग्नोज हुई थी इस बीमारी से, जिसमें करीब 700,000 डेथ्स भी हुई थी। इसके साथ साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ये पाया गया करीब 8 मिलियन पीपल ऑलरेडी इस बीमारी में जूझ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बीमारी का डिजीज़ बर्डन काफ़ी इनॉर्मस है। भारत में, इंडिया में भी ये बीमारी नंबर 1 कैंसर में आती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया एंड इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस के अर्ली डेथ का। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इस बीमारी के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जिनको हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, और इसमें अच्छी बातें क्या हैं और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में इम्प्रूवल सर्वाइवल में बहुत हुआ है, और करीब 1980s ऑनवर्ड्स रिसर्चेस के थ्रू दो चीज़ों पे बहुत वर्क हुआ है, और जिसमें कि एक तो अर्ली डिटेक्शन यानी कि बीमारी को जल्दी पकड़ना, और साथ में इसके ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत इम्प्रूव हुए हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवरशिप बहुत अच्छी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ब्रेस्ट कैंसर में सर्वाइवरशिप जिसको हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट कहते हैं, वो करीब 90% है। हमारे कंट्री में रफली 50 to 60% है, और मॉर्टेलिटी भी काफ़ी है। इसकी जो मेन वजह है वो है लेट डिटेक्शन। मोस्टली ये कैंसर देर से पता चलता है, और इसकी कुछ रीज़न्स भी हैं। आज मैं आपसे वो रीज़न्स भी बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि कैसे हम जल्दी इसको डायग्नोस कर लें, जिससे कि हमारा बेहतर इलाज हो सके। तो ब्रेस्ट कैंसर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे कंट्री में है, वो है कि ये देर से पता चलती है, इसमें डायग्नोसिस लेट होता है, इसकी वजह से ट्रीटमेंट्स भी देर से शुरू होते हैं, और प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं होती। हमारे कंट्री में मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 और 4 में ही डायग्नोस होता है, और जब ये इस तरह से डायग्नोसिस होती है तो ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा नंबर के चाहिए होते हैं, मतलब ज़्यादा ट्रीटमेंट्स चाहिए। फिर ट्रीटमेंट्स की टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा होती है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ इलाज का जो एक्सपेंसेस हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, और ट्रीटमेंट्स इतने इफ़ेक्टिव भी नहीं रहते। अगर हम इसी बीमारी को जल्दी पकड़ें यानी कि स्टेज 1 और 2 में, तो ट्रीटमेंट्स का ख़र्चा बहुत कम आएगा, ओवरऑल मैनेजमेंट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ट्रीटमेंट्स कम अमाउंट में चाहिए होंगे, और सर्वाइवरशिप और क्योर की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। इसमें जो दो बातें अच्छी हैं वो ये, एक तो कि इस इंटीग्रेटेड अप्रोच से यानी कि मल्टीडिसिप्लिनरी या मल्टी मोडल अप्रोच से इस कैंसर में सर्वाइवरशिप बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम उनको यूज़ करते हैं इन द राइट मैनर, तो इसमें क्योर और सर्वाइवरशिप बहुत अच्छी है। जो दूसरा अच्छा एस्पेक्ट है ब्रेस्ट कैंसर में, वो ये कि इसमें एक स्क्रीनिंग मेथड अवेलेबल है जिसे हम मैमोग्राफी कहते हैं। ये एक एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट है, और इस जांच के थ्रू हम जब पकड़ सकते हैं बीमारी को जब कोई साइन और सिम्टम नहीं हो। ऐसे बहुत कम कैंसर्स हैं कि हम उन्हें जब पकड़ें जब कोई साइन और सिम्टम नहीं हो। बहुत कम कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें स्क्रीनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं। तो ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें स्क्रीनिंग मेथड अवेलेबल है, जब क्योंकि हमें मालूम है कैंसर मोस्टली साइलेंट होता है, और जब कोई साइन और सिम्टम, कोई प्रेजेंटेशन नहीं हो, तब हम इसको पकड़ सकते हैं। मैमोग्राफी की जो एज है अच्छी, वो 45 ईयर ऑनवर्ड्स एवरी ईयर रिकमेंडेड है, यानी कि हर साल में आप एक बार मैमोग्राफी ज़रूर करा लें। लेकिन अगर आप 55 ईयर्स के हो गए तो फिर आप 2 साल पर भी एक बार करा सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क वुमन हैं, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या किसी और वजह से आप हाई रिस्क वुमन हैं, तो फिर आप जो हैं वो 40 इयर्स पे भी मैमोग्राफी स्टार्ट कर सकती हैं। जो यंगर एज वुमेन हैं, अगर उन्हें कोई शक होता है, शिबा होता है, तो वो फिर अपने लिए अल्ट्रासाउंड भी उनके लिए एक अच्छी जाँच है। और अगर बहुत हाई रिस्क वुमेन है तो फिर MRI करना चाहिए। सबसे अच्छी जांच ब्रेस्ट कैंसर में बायोप्सी होता है, और बायोप्सी कंफर्मेटरी होती है। वो ये बताती है कि बीमारी प्रेजेंट है या नहीं है, यानी कि कैंसर है कि नहीं है। सबसे कंफर्मेटरी बायोप्सी होती है, और बायोप्सी जो है वो ज़रूर करानी चाहिए। जो हमारी कंट्री में देर से डायग्नोसिस होती है बीमारी का, उसमें कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स, उसमें सबसे बड़ा ये है कि एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि हमको साइन और सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता।
तो इसका मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कैंसर मोस्टली लंप या थिकनिंग या मास की तरह प्रेज़ेंट करता है, जिसे हम हिंदी में गाँठ कह सकते हैं। तो ये गाँठ जो होती है ये मोस्टली जो जिन औरतों में मेनोपॉज़ नहीं हुआ है, उनमें ये वैक्स और वेन करती है। अगर ये वैक्स और वेन करती है यानी कि आ रही है और जा रही है, तो मोस्ट पॉसिबली ये बिनाइन ब्रेस्ट डिज़ीज़ है। 90% लम्प्स जो होते हैं वो प्री मेनोपॉज़ल वुमेन में वो मोस्टली बिनाइन होते हैं और कैंसर नहीं होते हैं। बिनाइन डिज़ीज़ एक सेफ़ चीज़ होती है, उसमें कोई ऐसा कैंसर की तरह ट्रीटमेंट्स नहीं चाहिए होते। लेकिन अगर कोई लंप ऐसा है जो कि परसिस्ट कर रहा है, मान लीजिए 4 वीक से ज़्यादा है और वो फिर परसिस्ट कर रहा है और वो एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा है और वो अनयूजुअल आपको कोई चीज़ फ़ील हो रही है, यानी कि एनीथिंग दैट फील्स डिफरेंट, तो फिर आप ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आप पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमन हैं, यानी कि मेनोपॉज़ आपको हो चुका है और फिर अगर आपको कोई लंप महसूस होता है अपनी बॉडी में, ब्रेस्ट में, तो फिर आप ज़रूर उसको दिखाएं, क्योंकि फिर वो मोर लाइकली टुवर्ड्स कैंसर है। दूसरी वजह जो हमारे कंट्री में डायग्नोसिस देर से होती है, वो एक तो शाइनेस होती है। जो औरतें होती हैं वो अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं करती, वो बताने में उन्हें शर्म आती है और वो उनको बताते नहीं हैं कि हमें ये प्रॉब्लम चल रही है। और जब वो बहुत पेनफुल होने लगता है या फिर वो कोई और फॉर्म और शेप ले लेता है, जब वो प्रोग्रेस कर चुका होता है, तब बताते हैं मोस्टली। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे डिले हो जाता है डायग्नोसिस में। इसके साथ साथ उन्हें डर भी लगता है, उन्हें फियर्स होते हैं, घबराहट होती है कि कहीं ये कैंसर भी नहीं निकल आए, तो इसलिए भी वो छुपाते हैं इस बात को। कभी कभी लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी से भी हो जाता है। मान लीजिए कोई डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है उनके आसपास, या कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, या कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है। कभी कभी डॉक्टर्स भी मिस डायग्नोसिस कर देते हैं, यानी कि रॉन्ग डायग्नोसिस हो गई या डायग्नोसिस हुई नहीं कैंसर की, जबकि कैंसर था। इससे भी डिले हो जाता है। इसके साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमें मालूम है कैंसर एक महंगी बीमारी है, इसमें इलाज जो है वो महंगे हैं और इन्वेस्टिगेशंस भी महंगी हैं, इसलिए भी डिले हो जाता है अगर पैसे की परेशानी हो। औरतों में फ़ियर बहुत होता है, स्पेशली 2-3 चीज़ों का। एक तो बायोप्सी से फ़ियर होता है, यानी कि उन्हें लगता है कि अगर बायोप्सी होगी तो कहीं ऐसा नहीं सुई लगाने से कैंसर फैल जाए या बढ़ जाए। तो देखिए, कुछ हद तक फ़ियर आपका जायज़ है, लेकिन आपको ये समझना है कि जो न्यूअर मेथड्स हैं, न्यूअर टेक्निक्स हैं, और अगर आप हायर सेंटर पे कराते हैं, तो फिर ये इसकी रिस्क बहुत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो कैंसर स्प्रेड नहीं होता है, बल्कि आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है अगर आप बायोप्सी करा लेते हैं टाइम पर। तो बायोप्सी से एक तो आपकी कैंसर के ट्रीटमेंट में मदद मिलेगी और बेटर ट्रीटमेंट डिज़ाइन होगा। दूसरे, कैंसर का जल्दी पकड़ना हो जाएगा। मान लीजिए कैंसर नहीं है तो अननेसेसरी ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। औरतों को एक कीमोथेरेपी से भी फ़ियर रहता है, यानी कि बाल का गिर जाना, और ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, टॉक्सिसिटी है, फटीग बहुत हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसलिए औरतें जो हैं वो कीमोथेरेपी भी नहीं प्रेफर करती और सर्जरी से भी घबराती हैं। उन्हें लगता है उनकी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो कम हो गया, वो लिमिटेशन के साथ रहेंगी। तो यहाँ मैं बता दूँ कि अब जो रिसेंट एडवांसेस हैं उनमें बहुत अच्छी सर्जरीज आ गई हैं, बहुत ब्रेस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे कि बॉडी और सेल्फ इमेज इश्यूज़ नहीं हों, औरतें जो हैं कंफर्टेबली रह सकें और उनको एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस नहीं हो इस प्रोसेस में। देखिए, ये समझना ज़रूरी है ब्रेस्ट कैंसर में कि जितनी लेट डायग्नोसिस होगी उतना ही देर से इलाज होगा शुरू, और फिर प्रोग्नोसिस ख़राब हो जाएगी। प्रोग्नोसिस वो नहीं रहेगी जो शुरुआती स्टेज पे हो सकती है। ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स चाहिए होते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं होते हैं। ट्रीटमेंट जो है वो लंबी देर तक चलता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ओवरऑल डिसेबिलिटी बढ़ जाती है। कभी कभी औरतों में एक फंगेटिंग मास क्रिएट हो जाता है, और ये मास, इसको देखना आपको ज़रूरी है, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि विद टाइम जैसे जैसे डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है ये किस फॉर्म और नेचर की हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर जब आगे बढ़ता है, उस लोकेशन से, ब्रेस्ट से आगे कहीं जाता है, तो वो मोस्टली लिवर, लंग, बोन या ब्रेन में जाता है। अगर ब्रेन में जाता है तो कभी कभी हेडेक्स या सीजर्स की तरह प्रेजेंट करेगा, डिपेंडिंग किस लोकेशन में है। और अगर वो बोन में जाता है तो बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं और फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। कभी कभी कैंसर खाली फ्रैक्चर के होने से मालूम चलता है, या ब्रेथलेसनेस अगर लंग में है, या खांसी आना, या सीजर्स के थ्रू कभी कभी ऐसे भी प्रेजेंट कर लेते हैं पेशेंट्स, और प्राइमरी का बाद में पता चलता है। देखिए, कैंसर में जो एक चीज़ हमको बचा सकती है वो है एजुकेशन। हमें अपनी एजुकेशन बढ़ानी है इस बीमारी में। कैंसर में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप कैंसर में अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। देखिए, नॉलेज ही पावर है, और इस नॉलेज को फिर यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए।
ऐसे भी पेशेंट्स हमने देखे जो एजुकेटेड होते हैं, जो इस बीमारी के बारे में जानते हैं, लेकिन नेसेसरी एक्शंस नहीं लेते हैं कि इसको राइट टाइम पे कैसे दिखाएं और कैसे इससे बचाव करें। तो अवेयरनेस आपको 2 लेवल्स पर होनी चाहिए। एक तो कैंसर के लेवल पर, यानी कि कैंसर के सारे एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए जो आपके लिए रेलेवेंट हैं। जैसे कि रिस्क्स क्या हैं, आपकी कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में रिस्क किस तरह से बढ़ रही है। दूसरा, उसके वार्निंग साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। फिर उसको प्रिवेंशन क्या है, कैसे ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें कि कैंसर जो है वो आए नहीं या हो नहीं। और फिर साथ में अगर कैंसर हो जाए तो फिर क्या नेसेसरी एक्शंस लें जिससे कि कैंसर दोबारा नहीं हो। इस बीमारी से बचने का एक अच्छा तरीका और भी है, और वो है सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो आप अपनी पर्सनल स्पेस में जाकर कर सकती हैं। इसको आप रिपीट बेसिस पे करिए, ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा, इसको जल्दी पकड़ने का तरीका है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो होता है जो आपकी कोई डॉक्टर, लेडी डॉक्टर करेंगे या कोई ट्रेन फिजिशियन कर देंगे आपके लिए। तो अगर आप उनके पास जाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस से 1 साल में 1 बार, तो आप फिर इस बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और सेल्फ एग्जामिनेशन दोनों अच्छे तरीके हैं इस बीमारी को जल्दी पकड़ने के। एक मैं आपको यूज़फुल टिप देना चाहती हूँ ब्रेस्ट कैंसर में, और वो ये है कि अगर आपको ये कहा जाता है कि जो रिकमेंडेशंस हैं कि एनीथिंग दैट फील्स डिफरेंट कॉल्स फॉर अटेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपको लंप या कोई भी ऐसा चेंज अपना ब्रेस्ट में दिखें जो कि डिफरेंट है, यानी कि जो नॉर्मल से हटके हैं, जो अनयूजुअल है, और साथ में अनएक्सप्लेन भी हैं, वो एक्सप्लेन भी नहीं हो रहे कि वो क्यों हुआ है, और फिर वो परसिस्ट कर रहा है। मान लीजिए वो भी जो भी चीज़ है वो 4 वीक से ज़्यादा है, तो फिर आप ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। उसको लाइटली मत लें, उसे इग्नोर मत करें। मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनके बारे में यही सोचते हैं कि अगर इन्होंने शुरुआत में दिखा दिया होता तो आज वो इस फॉर्म में नहीं होते। ब्रेस्ट कैंसर पे हम वीडियोस अपने बनाते रहेंगे, हम आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, आपको एजुकेट करते रहेंगे। ये एक बहुत सीरियस बीमारी है और ये एक सीरियस नेचर ले लेती है, और पूरे घर का निज़ाम जो है वो चेंज हो जाता है एक औरत के बीमार होने से। मैं चाहती हूँ औरतें अपने आप को एजुकेट करें, इसमें अवेयरनेस क्रिएट करें। इस बीमारी का बचाव बहुत अच्छा है, इसमें ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं, और इसमें अर्ली डिटेक्शन के लिए मेथड्स भी हैं जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैमोग्राफी उनमें से एक है। देखिए, मैमोग्राफी मास लेवल पर अवेलेबल नहीं है, ऐसी जांच नहीं है जो फ्रीली अवेलेबल हो सबके लिए, लेकिन मैमोग्राफी के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से, और इसको ज़रूर कराएं पीरियोडिकली अगर आपकी एज 45+ है। थैंक यू सो मच।